आज मैं आप सभी के साथ लिंडा का एक बहुत इंटरेस्टिंग नियर डेथ एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। लिंडा यहाँ पर एक अलग सी बात कहती हैं। वो कहती हैं कि नियर डेथ एक्सपीरियंस एक्चुअल में मौत नहीं होता, बल्कि जिसको ये अनुभव होता है उसकी ज़रूरत के मुताबिक, उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे ये कुदरत वो अनुभव करवाती है। और ये बात कुदरत भी जानती है कि ये व्यक्ति अभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, ये वापस धरती पर लौटेगा। इसके अलावा इस नियर डेथ एक्सपीरियंस में उन्होंने माफ़ी क्या होती है, क्यों देनी है, और परमात्मा कैसे हमसे अटैच है, इस चीज़ को समझा। उन्होंने एक बात कही कि जैसे आपके माता पिता का डीएनए आप में है, चाहे आपके माता पिता आपके करीब ना हों, लेकिन आप उन्हीं के डीएनए से बने हैं। तो आप चाहे फिज़िकली उनसे दूर हो, लेकिन आप उनसे कभी दूर हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप उन्हीं के डीएनए से बने हैं, आप वही हैं। जैसे हम चाहकर भी अपने माता पिता के डीएनए से अलग नहीं हो सकते, इसी तरह से परमात्मा भी हम में है, हम उनसे अलग नहीं हो सकते। खैर, हम लिंडा के एक्सपीरियंस पर वापस आते हैं। लिंडा को ये एक्सपीरियंस कोमा के दौरान हुआ, जब वो आईसीयू में कोमा की अवस्था में थी। और क्योंकि ये अनुभव कोमा के दौरान हुआ, इसलिए इसमें थोड़ा सा फ़र्क भी है। जैसे कि उन्होंने एक स्थान पर ये कहा कि एक अंधेरा सा विशाल सा स्थान था और मुझे ऐसा हो रहा था जैसे कि मैं अंदर बाहर हो रही हूँ। कभी मैं उस विशाल से अंधेरे की तरफ खींच रही हूँ, कभी मैं पीछे जा रही हूँ, कुछ इस तरह से था। जैसा कि मृत्यु के फ़ौरन बाद का ये एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों के पास है। अनीता मूरजानी ने भी इस एक्सपीरियंस को शेयर किया है। यहाँ पर वो भी एग्जैक्टली इसी बात को शेयर करती हैं। वो कहती हैं कि उन्हें सबसे पहले जो फीलिंग हुई, उन्हें ऐसे लगा कि उनके पास उनका शरीर नहीं है। वो अपने आप को महसूस नहीं कर सकती थी, जैसे छू कर ठोस है, वो ऐसा महसूस नहीं कर सकती थी। और वो उनकी बहन जो कार ड्राइव करके हॉस्पिटल में उनसे मिलने आ रही थी, और वो कितनी परेशान थी उनकी बीमारी को लेकर, वो उसकी कार की बैक सीट पर ही बैठी हैं और वो देख रही हैं अपनी बहन को कि वो किस तरीके से कार ड्राइव कर रही है और मुझे लेकर कितनी परेशान है। इसके बाद वो बताती हैं कि उन्होंने अपने आप को एक बहुत अंधेरे और एकदम लिमिटलेस, बहुत जिसका अंत ही ना हो, इतने बड़े स्थान पर उन्होंने अपने आप को पाया। और क्योंकि ये कोमा की अवस्था थी, इसलिए उन्होंने एक बात और कही। वो कहते हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें सांस लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्हें सांस लेनी भी चाहिए। वो उस अंधेरे में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन फिर वो पीछे हो जाती हैं, अपने आप 2 कदम फिर पीछे हो जाती हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। ये सब जो हुआ, ये शायद इसलिए हुआ क्योंकि उस वक्त वो कोमा की अवस्था में थी और अभी पूरी तरह से इस अनुभव के साथ जुड़ी नहीं थी। और उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि इस जगह से जाने से पहले उन्हें कुछ सीखने की, कुछ समझने की, कुछ जानने की ज़रूरत है। शुरुआत में वो अपने आप को उस जगह पर फंसा हुआ पा रही थी, लेकिन बहुत जल्दी उनकी ये फीलिंग ख़त्म हो गई, क्योंकि उन्होंने वहाँ अपनी दादी को देखा जो उन्हीं की तरफ बढ़ी चली आ रही थी। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि ये जो फीलिंग थी, ये शायद उन्हें कुछ बताने के लिए थी, क्योंकि लिंडा ने अपने तलाक के बाद अपने आप को और अपने बच्चों को जैसे एक दीवार के अंदर बंद कर लिया था। वो सारी दुनिया से कट गई थी, अपने बच्चों को भी सबसे काट दिया था। तो वो जो चीज़ थी, वो घुटन, वो सबसे कट जाना, ये जो कुछ वो कर रही थी अपने जीवन में, ये वो गलत कर रही थी। वो जो अलगाव उन्होंने सारी दुनिया से, सबसे, लोगों से बना लिया था, वो अलगाव था, जो वो फीलिंग थी, वो उनका वहाँ पीछा कर रही थी। और जैसे ही लिंडा को ये एहसास हुआ कि ये जो अंधेरा, जो घुटन ये देख रही हैं, ये उनकी खुद की निर्मित की हुई है, जैसे ही ये एहसास हुआ, वैसे ही
जैसे कोई कांच की दीवार टूट जाती है, टूट के एकदम ख़त्म, बिल्कुल बिखर जाती है। इस तरीके से वो अंधेरा छट गया। और तब उन्होंने एक बहुत आकर्षक आत्मा को अपनी तरफ आते हुए देखा। वो उनकी दादी थी, जिन्होंने आकर उन्हें गले लगा लिया। और वो कहते हैं कि उस वक्त मुझे इतनी इतनी राहत महसूस हुई कि मेरा अपना कोई यहाँ मेरे साथ है। और वो अंधेरा जैसे चुटकी में गायब हुआ। और उनकी दादी के शब्द थे, टेलीपैथिक रूप से उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो कहती हैं कि ये शब्द ऐसे थे जैसे आपको बहुत दर्द हो रहा हो और अचानक से कोई आपको बिल्कुल बेहोशी का इंजेक्शन दे दे, आपको सुन कर दे, अब बिल्कुल ख़त्म, कोई एहसास ही नहीं, कोई फीलिंग ही नहीं, बिल्कुल आप रिलैक्स हो जाते एकदम से। तो ऐसे जादू की तरह वो शब्द काम कर रहे थे मेरे ऊपर। धरती पर ऐसा जादू कभी नहीं होता, शब्दों का ऐसा जादू तो नहीं होता। आगे लिंडा कहती हैं अपनी दादी से, क्या मैं मर गई हूँ? और इस पर जवाब था, नहीं, बिल्कुल नहीं। और तब लिंडा को ये एहसास हुआ, जैसे कि विज्ञान में कहते हैं ना कि ऊर्जा सिर्फ अपना रूप बदलती है, इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसे पैदा नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ अपना रूप बदलती है। तो उन्हें एहसास हुआ कि पृथ्वी पर वो जिंदा थी, लेकिन यहाँ जिसे लोग मौत कहते हैं, उसके बाद वो सुपर अलाइव हैं। जितना जिंदा हम अपने आप को पृथ्वी पर महसूस करते हैं, उससे ज़्यादा। इसके बाद इनकी दादी ने इनसे कहा कि तुम इन दो दुनियाओं के बीच में एक संतुलन बना हुआ है, एक बारीक सी रस्सी है जिससे तुम कनेक्टेड हो। ये बात उनकी दादी ने लिंडा से कही। और ये शायद उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उस वक्त क्योंकि हम सभी रुपहली डोरी के माध्यम से कनेक्टेड होते हैं अपनी बॉडी से, तो शायद वो इस तरफ कुछ इशारा करना चाह रही थी। और ये भी संभव है कि देखिए, हम सभी रुपहली डोरी के माध्यम से रात्रि में अपने स्वर्गीय प्रियजनों से मुलाकात करते हैं। हमें याद नहीं रहता, क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि हम तो सो रहे हैं, लेकिन उस वक्त हम अपने शरीर से डिटैच होते हैं। इसी तरह से अब लिंडा का केस है, लेकिन लिंडा इस समय कोमा की अवस्था में है, तो वो जो कुछ उस अवस्था में, मतलब वो रुपहली डोरी से अपनी बॉडी से कनेक्टेड है, जैसा जितना मैं समझ पा रही हूँ कि वो रुपहली डोरी से अपनी बॉडी से कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी वो उस दुनिया का एक्सपीरियंस कर रही है। ये वो एक्सपीरियंस है जो शायद हम अपने स्वर्गीय प्रियजनों से मुलाकात करते ही हैं, लेकिन हमें याद नहीं रहती। लेकिन वो जो उस रुपहली डोरी से कनेक्टेड होते हुए उस सोल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस कर रही है ना, इसलिए उसकी दादी ने ये बात कही कि तुम्हारा एक संतुलन बना हुआ है, तुम एक रस्सी के माध्यम से उस दुनिया और इस दुनिया से कनेक्टेड हो। उसके बाद एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस हुआ लिंडा को। वो बताती हैं कि जैसे बहुत तेज सी एक गड़गड़ाहट हुई और एक, मतलब प्रकाश कह लीजिए, ऊर्जा कह लीजिए, वो उनके करीब था। उन्होंने तो इसे, लिंडा ने तो इसे गॉड नाम दिया है। शायद वो उनके मार्गदर्शक थे, ये मैं कह रही हूँ, लेकिन उन्होंने तो इसे गॉड ही नाम दिया है। वो कहती हैं कि शायद वो भगवान थे, वो मेरे सामने थे और जैसे एक कंपन था, एक ऊर्जा थी जो मुझ में समाती जा रही थी। बड़ा प्यारा एहसास, बहुत प्यारा। लेकिन जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसकी डायरी में पता नहीं उसने क्या क्या लिखा हुआ है, अपनी पर्सनल बातें, उसकी डायरी उसके मम्मी पापा के हाथ लग जाए तो उसे कैसा महसूस होता है? डर महसूस होता है, शर्म महसूस होती है कि उसने पता नहीं क्या क्या लिखा है और अब उसके मम्मी पापा के हाथ उसकी डायरी लग गई है। कुछ इस तरह की उन्हें फीलिंग हुई जब उस दिव्यता ने जैसे उनके लाइफ को उनके सामने चलाया। जैसे वो उन्हें जज नहीं कर रही थी, वो उन्हें गुस्सा नहीं कर रही थी, वो उन्हें जज नहीं कर रही थी, इस तरह की कोई फीलिंग नहीं थी। लेकिन खुद लिंडा को ये फीलिंग आ रही थी कि नहीं, ये तो बस जैसे अब तो बस मेरा सब कुछ सामने आ रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शायद अभी लिंडा का वक्त नहीं आया था ना, इसलिए ऐसा कुछ नहीं हुआ।
वो कहती है उनकी लाइफ तो उनके सामने से गुजरी, लेकिन उनके लाइफ के वो मोमेंट नहीं जिनसे वो घबरा रही थी। एक घटना उनके सामने से गुजरी, ये प्रकृति शायद उन्हें कुछ समझाना चाह रही थी, ये इसीलिए शायद उन्हें ये एक्सपीरियंस हुआ था। वक्त तो उनका भी आया ही नहीं था ना मृत्यु का। तो जो घटना उनके सामने से गुजरी, ये वो घटना थी जब वो एक किराने की दुकान में अपने बच्चों के साथ थी। उसी लाइन में उनके आगे एक और महिला खड़ी थी जिसने भी कुछ सामान ख़रीदा था, लेकिन शायद उसके पास कुछ $1 कम थे, वो पूरे पैसे पे नहीं कर सकती थी। उस दिन लिंडा ने उसके वो पैसे पे करे और वो महिला उस वक्त बहुत ज़रूरतमंद रही होगी, तो उसने उनको बहुत शुक्रिया किया। उसके बाद कभी मुलाकात भी नहीं हुई उस महिला से लिंडा की, कोई जान पहचान भी नहीं थी, कुछ नहीं था, एक अननोन महिला थी वो। ये बात यहीं ख़त्म हो गई। लेकिन अगले दृश्य में, ये उसकी लाइफ का दृश्य नहीं था, लिंडा की लाइफ का दृश्य नहीं था, ये उस महिला की लाइफ का दृश्य था, जिसमें उसने देखा कि वो महिला किसी केक बनाने की फैक्ट्री में काम कर रही है और बहुत दुआओं के साथ, आशीर्वाद के साथ, शायद वो ब्लेसिंग्स लिंडा के लिए थी या शायद सबके लिए थी, वो केक बना रही है। अब इस चीज़ को ना बहुत डीप में समझिएगा। कुछ नहीं हुआ ना, दो अनजान लोगों ने एक दूसरे की मदद करी ना, और शायद फिर कभी मिलेंगे भी नहीं, भूल गए, लेकिन एक ऊर्जा ट्रांसफ़र हुई। वो ऊर्जा इस प्रकृति के पास रिकॉर्डेड है, जो लिंडा के थ्रू उस औरत तक ट्रांसफ़र हुई, और उस औरत के थ्रू फिर वो ब्लेसिंग बनकर जो बाहर आ रही थी, वो ऊर्जा, उसके थ्रू ये प्रकृति लिंडा को मैसेज दे रही थी कि तुम कनेक्टेड हो, तुम सबसे कनेक्टेड हो। तुम्हारे हर सोच, हर शब्द, हर कर्म जो ऊर्जा क्रिएट कर रहा है, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब जैसे गीता में एक लाइन आती है ना कि हम कर्महीन होकर तो कभी रह ही नहीं सकते। हमारे हर विचार, हमारा सांस लेना भी एक कर्म है। आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसको आप देख रहे हैं, इससे भी आप एक ऊर्जा क्रिएट कर रहे हैं। ये भी इस वीडियो पे उंगली लगाने के बाद भी आपने एक ऊर्जा क्रिएट करी है। आप अनजाने में ही इस वीडियो को फैलाने की वजह बने हैं। तो जिन चीज़ों को हम किसी कैटेगरी में नहीं डाल रहे, जैसे हम कोई ऊर्जा ही नहीं मान रहे, जैसे हम मान रहे हमने कुछ नहीं किया, वो भी एक कर्म है आपका, वो भी ऊर्जा क्रिएट कर रहा है। आपने किस वीडियो पर उंगली लगा दी और किस चीज़ को बढ़ावा दे दिया, किस तरह की ऊर्जा को बढ़ावा दे दिया, ये भी आपका कर्म है, ये भी आपके द्वारा एक ऊर्जा क्रिएट की गई है। ऐसे ही लिंडा के द्वारा उस महिला की मदद करके जो ऊर्जा क्रिएट की गई, वो फिर उस महिला के द्वारा ब्लेसिंग बनकर हर तरफ फैल रही थी, क्योंकि ट्रांसफ़र हो रही है ना। जैसे छूत की बीमारी होती है ना, कि एक से दूसरे को लगती है, तो बस जो ऊर्जा आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो एक तक पहुंची, एक ने फिर वैसी ही ऊर्जा क्रिएट करी, वो दूसरे तक पहुंची, वो साइकिल चलती है। और बीच में कभी कभी कुछ लोग इस साइकिल को ब्रेक भी करते हैं, ब्रेक नहीं करते कहना चाहिए, वो उस ऊर्जा को कन्वर्ट कर देते हैं। एक्चुअली लिंडा को अपने जीवन पर उसे लगता था उसने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया कि वो अपने ऊपर गर्व कर सके, लेकिन ये प्रकृति उसे बता रही थी एक तरह से कि नहीं, तुमने भी कुछ किया है, तुम महत्वपूर्ण हो, तुम्हारा वजूद धरती पर यूं ही नहीं है, तुमने भी ऐसा बहुत कुछ किया है जो तुम गर्व कर सकती हो। खैर, इसके बाद भी और कुछ एक एक्सपीरियंस लिंडा को हुए। क्यों माफ़ कर देना चाहिए सामने वाले व्यक्ति को? क्या हासिल होगा किसी को माफ़ करके? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे जीवन जो उसने जिया था, उसमें बहुत सारे गिल्ट थे। शायद अपने हस्बैंड को लेके कुछ गुस्सा रहा होगा, नाराज़गियाँ रही होंगी, शायद वो उन्हें माफ़ नहीं कर पाई होगी, बहुत कुछ था। वो सब भी उसके सामने निकल कर आया। इसका जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक शेयर किया है। अगर आप इसी तरह की मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में सत्य तथ्यों पर आधारित, लोगों के सच्चे अनुभवों पर आधारित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया मेरे सेकंड चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान